वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को कभी भी एक सीरियस कंटेंडर नहीं माना गया। एक ऐसा राज्य जहां 34 साल तक पहले लेफ्ट का लोहा चला और फिर 15 साल तक ममता बनर्जी का माँ माटी मानुष वाला एक छत्र राज। लेकिन जो 4 मई 2026 को हुआ उसने ना सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत का पॉलिटिकल ज्योग्राफी बदल कर रख दिया। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। दुर्गा मंदिर हम लोग का बंद था 2011 साल से, सिर्फ दुर्गा पूजा में ओपन होता था। आज जीतने के बाद हम लोग को मोदी से कुछ नहीं चाहिए था, धर्म चाहिए था, जो खुल गया। आज बंगाल की मिट्टी से एक ऐसी खबर आई है जिसने सेक्रेटेरिएट की दीवारों को हिला कर रख दिया। क्या ये सिर्फ एक हार है या फिर एक पूरे एम्पायर का असली अंत? आज इस चैनल पर हम वो राज खोलेंगे जो न्यूज चैनल के शोर में दब गए। कैसे मोदी ने ममता के खेला को उन्हीं के मैदान में चेकमेट कर दिया। बंगाल की पॉलिटिक्स कभी भी सिंपल नहीं रही। ये वो धरती है जहां विचारधाराओं की जंग खून से लिखी जाती है। 1977 से लेकर 2011 तक यहाँ लेफ्ट फ्रंट का लाल सलाम गूंजता रहा। 34 साल का वो शासन जिसे कोई हिला नहीं सका जब तक ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम से परिवर्तन की चिंगारें नहीं भड़काई। 2011 में ममता ने इतिहास रचा और लेफ्ट को बंगाल से साफ कर दिया। लेकिन 2014 के बाद एक नया मोड़ आया। नेशनल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और बंगाल में एक भगवा बीज बोया गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो बीजेपी 2011 में सिर्फ 4% वोट शेयर पर थी, वो 2019 में 40% पर पहुंच गई। ये सिर्फ एक पार्टी की ग्रोथ नहीं थी, ये बंगाल के लोगों की बदलाव की तलाश थी। लेफ्ट गया, टीएमसी आई, पर क्या आम आदमी की किस्मत बदली? यही वो सवाल था जिसने 2026 की महाजीत की बुनियाद रखी। 4 मई 2026 सुबह के 8 बजे जब ईवीएम खुले तो पहले ही घंटे में ये साफ हो गया कि ये कोई क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं है, ये एक सैफरॉन सुनामी थी। बीजेपी ने 294 सीट्स में से 190 सीट्स पर लीड करके पूरे देश को शॉक कर दिया। जहां एग्जिट पोल्स टफ फाइट दिखा रहे थे, वहां बीजेपी ने वन साइडेड टेक ओवर कर दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल टेक ओवर था। बीजेपी का वोट शेयर 45% को पार कर गया। नॉर्थ बंगाल से लेकर जंगल महल तक और मटवा बस्तियों से लेकर कोलकाता के पोश इलाकों तक हर जगह मोदी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। ये अनएक्सपेक्टेड था, ये हिस्टोरिक था और ये गेम चेंजिंग था। आज बंगाल की सड़कों पर खेला होबे नहीं, विकास होबे के नारे लग रहे हैं। जहां टीएमसी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने का दावा कर रही थी, वही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। सरकार के खिलाफ गुस्सा एक पहाड़ बन चुका था। 15 साल का शासन और वही पुराने चेहरे लोग देख देख कर थक चुके थे। लेकिन हार का असली कारण था करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर। संदेश खाली जैसे कांड ने टीएमसी की माँ माटी मानुष वाली इमेज को पूरी तरह तबाह कर दिया। महिला सुरक्षा जो ममता का सबसे बड़ा हथियार था, वही उनके खिलाफ चला गया। ओवर कॉन्फिडेंस ने दीदी को डुबो दिया। उन्हें लगा कि वेलफेयर स्कीम्स हर गुस्से को ठंडा कर देगी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि बंगाल की जनता अब दान नहीं, सम्मान और सुरक्षा मांग रही है। जब लोकल टीएमसी लीडर्स ने भाईगिरी शुरू की तो आम आदमी ने साइलेंट बटन दबाने का मन बना लिया था। बीजेपी ने ये चुनाव पुरानी तरह से नहीं लड़ा, उन्होंने एक मैथमेटिकल सिस्टम डिजाइन किया। अमित शाह ने 2021 की हार से सीख लेकर 2026 के लिए बूथ लेवल स्ट्रेटजी को नए सिरे से तैयार किया। हर बूथ पर 20 सैफरॉन सोल्जर्स की फौज तैयार की गई। लेकिन असली गेम था हिंदू वोट कंसोलिडेशन। बीजेपी ने नैरेटिव बनाया कि बंगाल की संस्कृति खतरे में है। उन्होंने कास्ट और रिलीजन को इतनी खूबसूरती से मिक्स किया कि टीएमसी की माइनॉरिटी अपीजमेंट वाला फॉर्मूला फेल हो गया। बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उन्होंने हर वोटर के दिमाग में एक सवाल डाल दिया कि अगर आज नहीं तो कब। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि खेल पलटा कब। एक वक्त था जब ममता बनर्जी अनबीटेबल लग रही थी, लेकिन 2026 के इलेक्शन में 2 ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए जिसने टीएमसी की बुनियाद हिला दी। पहला टर्निंग पॉइंट था द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने बंगाल की वोटर लिस्ट से लगभग 90 लाख संदिग्ध नाम डिलीट किए। इस एक कदम ने टीएमसी के उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को कमजोर कर दिया जहां वोट मार्जिन हमेशा से क्वेश्चनेबल रहे थे। ममता बनर्जी ने इसे साजिश बताया, इम्पीचमेंट तक की धमकी दी, पर जनता ने इसे सिस्टम की सफाई समझा। और दूसरा, ये सबसे दर्दनाक टर्निंग पॉइंट था, द कर्स ऑफ आरजीकर एंड संदेश खाली।
बंगाल की महिलाओं का गुस्सा कोई लक्ष्मी भंडार स्कीम ठंडा नहीं कर सकी। जब रेखा पात्रा जैसे चेहरे सामने आए तो बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया कि अब दीदी नहीं, सुरक्षा चाहिए। ये वही पॉइंट था जहां ममता का वुमेन वोट बैंक रेत की तरह फिसल गया। लोग पूछते हैं कि लोगों ने वोट क्यों दिया? क्या यह सिर्फ धर्म था? नहीं, ये एक आइडेंटिटी की जंग थी। बंगाल का वोटर हमेशा से प्राउड रहा है, पर पिछले कुछ सालों में उन्हें डर महसूस होने लगा था। उनके त्योहारों पर रोक, उनके रोजगार का छीन जाना और आउटसाइडर होने का ठप्पा। बीजेपी ने उम्मीद का फैक्टर बेचा। उन्होंने नेशनलिज्म और रिलीजन को आइडेंटिटी से जोड़ दिया। मटवा कम्युनिटी को सिटीजनशिप का भरोसा दिया तो आम हिंदू को सुरक्षा का। फियर वर्सेस होप की इस जंग में होप की जीत हुई। लोगों को लगा कि बीजेपी उन्हें वो पुराना गौरव वापस दिला सकती है जो बंगाल का कभी होता था। ये साइकोलॉजी ही थी जिसने सुबाल्टर्न रीजनलिज्म यानी टीएमसी के फॉर्मूले को हरा दिया। जहां इलेक्शन स्टेट का था वहां नैरेटिव नेशनल बना दिया गया। नरेंद्र मोदी की रैलीज बंगाल में सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक इवेंट होती थी। उन्होंने ममता बनर्जी के आउटसाइडर वाले अटैक को विकास वर्सेस विनाश में बदल दिया। मोदी का मास्टर स्ट्रोक था डायरेक्ट कनेक्ट। उन्होंने बंगाली में भाषण की शुरुआत करके लोगों के दिल में जगह बनाई। उन्होंने लोकल इश्यूज जैसे करप्शन को नेशनल प्राइड से जोड़ दिया। जब उन्होंने कहा कि बंगाल की बेटी की रक्षा अब मोदी के हाथ में है तो पूरा सीन ही बदल गया। नैरेटिव कंट्रोल बीजेपी के हाथ में था और टीएमसी सिर्फ डिफेंस कर रही थी। ये जीत सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे देश की पॉलिटिक्स में दिखेगा। 2029 के जनरल इलेक्शंस के लिए ये बीजेपी का सबसे बड़ा बूस्ट है। बंगाल जो कभी बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल था, आज वहाँ डबल इंजन सरकार है। और रही बात टीएमसी की, तो दोस्तों ममता बनर्जी अब एक अस्तित्व की लड़ाई से गुजर रही हैं। क्या टीएमसी एक रीजनल पार्टी बनकर सिमट जाएगी या लेफ्ट की तरह खत्म हो जाएगी? ये असर पूरे देश की ऑपोजिशन के लिए एक खतरे की घंटी है। अब सवाल है, क्या ममता बनर्जी वापस खड़ी हो पाएंगी? क्या टीएमसी टुकड़ों में बिखर जाएगी? एक बात तो साफ है, बंगाल ने न्यू इंडिया की राह चुन ली है। ये सैफरन रिवॉल्यूशन अब रुकने वाला नहीं है। बंगाल ने आज दिखा दिया कि खेला चाहे कोई भी शुरू करे, अंत हमेशा जनता ही करती है। आई एम रोहित, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।